हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है सिंपलिस्ट फिजिक्स। आज एक और लेक्चर करने जा रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का, तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का। ये है 4th लेक्चर, राइट। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया एक बार मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने जो किया था इसमें सर्कुलर मोशन किया था, राइट। सर्कुलर मोशन में कितने चैप्टर्स मीन्स कितने टाइप के फोर्स पढ़ाया था मैंने। टाइप्स ऑफ फोर्स है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। याद है? याद नहीं है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो और अच्छे से देखो, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, देखो। उसके बाद किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बेसिकली हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, चलो बताओ। तुमको आना चाहिए अगर पढ़े हो तो। F इज़ इक्वल टू G m1m2/r², राइट। ये फार्मूला था जिसमें G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या पढ़े थे इसमें तुम लोगों ने? इसमें हम लोगों ने उसके बाद यूनिट एंड वैल्यू ऑफ जी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, ये स्टडी किया था। और इसके बाद में मैंने तुमको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब जी कहाँ फाइंड किया था, याद करो। जी हम लोगों ने फाइंड किया था, एक तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी, वो अगर वही ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा हाइट पे चले गया h, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, जी एच, राइट। और जी एक बार रिमाइंड कराने के लिए लिख रहा हूँ मैं। जी का फॉर्मूला क्या आता है, Gm/r²। एंड जी एच का फॉर्मूला क्या आता है, बताओ। Gm/r+h²। और तुमको पता है ये जो m है, ये वाला m है, वो m में उस m का मतलब क्या है, कहाँ से m आया, वो मास ऑफ अर्थ होता है। और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है। और ये हाइट, ये सब चीज़ें तुमको याद रखनी है। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं। तुमको पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, किस में पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ जी में पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ जी, राइट। वेरिएशन ऑफ जी कितने टाइप में पढ़ा था? एक तो पढ़ा तुम लोगों ने सरफेस पे कैसे चेंज होता है, वेरिएशन का मतलब चेंज, सरफेस के अलॉन्ग कैसे चेंजेस होते हैं। और दूसरा सेकंड में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ग्रेविटी में क्या चेंजेस आते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द डेप्थ, जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा। ये तीनों डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने पहले के वीडियो में, राइट। और इसके बाद में और क्या पढ़ा है वो याद कराता हूँ। और हम लोगों ने पढ़ा है, देखो न्यू पेज ले लेता हूँ। और हम लोगों ने इसमें पढ़ा है मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तुमको बहुत अच्छे से ये पता है मास क्या होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितना मैटर है, वो वजन, उसका वजन जो होता है वो मास होता है, मैं बोल सकता हूँ। और जो वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल। तो मतलब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, वेट होता है। और इसको m से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है kg और इसका यूनिट होता है न्यूटन क्यों भाई, क्योंकि ये फोर्स है, राइट। ये सब याद आ रहा है ना? हाँ, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। इसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था फ्री फॉल मोशन। तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा और डिटेल में कराता हूँ। लास्ट वीडियो में मुझे लगता है ऐसा कि मैंने शॉर्ट में करा दिया इसको, तो फिर से इसको करा रहा हूँ इस लेक्चर में। अच्छे से ध्यान देना। फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल होता है कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। सपोज ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और नीचे आ रहा है, बराबर ना। तो नीचे आ रहा है टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ तक आ रहा है, राइट। तो ये इसके ऊपर कौन सा फोर्स और एक्ट कर रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है?
ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ऊपर से कोई धक्का नहीं दे रहा है या इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं लगा है जिससे कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, तो इसके ऊपर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। तो इस टाइप के मोशन को जो भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब इसमें और दो चीज़ें सीखनी बाकी है तुम लोगों को कि ये जो फ्री फॉल होता है तो इसका कंसेप्ट क्या होता है। देखो फ्री फॉल होता है तो इसमें एक्सीलरेशन कैसे क्रिएट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। तुम जानते हो जब भी ये सपोज अर्थ है, अर्थ सरफेस यहाँ पर है, अर्थ सरफेस से हम लोग ऊपर फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ है और मैं ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो तुम जानते हो इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हो रहा है उस टाइम पे इंक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली, मतलब वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही बोलते हैं। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, फॉलिंग डाउनवर्ड रॉन्ग लिख दिया, हाँ सब मिक्स कर दिया एक ही, ओके, फॉलिंग डाउनवर्ड देन इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन पॉजिटिव जी। तो अब से याद रखो जब भी ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा है और तुम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे तुमको एक ही चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है वहाँ पर, तुमको याद रखना है कि हमको जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेनी है, जी प्लस जी लेनी है। और अब इसका सेकंड केस अगर मैं सॉल्व करूँ तो सेकंड केस में क्या है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, हम थ्रो करते किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तुम जानते हो, जो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम जैसे बॉल फेंकते हो तुम ऊपर तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, ओके, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन तो हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब माइनस जी। तो मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट थ्रोन in upward direction acceleration is equal to माइनस जी, राइट। तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब इसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि वो फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। कैसे फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जो एक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड टू द अर्थ, राइट, डाउनवर्ड। एंड इसके पहले वाले केस में क्या था, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसमें भी डाउनवर्ड था तो उसमें ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड आ रहा था, इसीलिए क्या था वो पॉजिटिव था। और ये फोर्स और वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट मोशन का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब इसकी कुछ डेरिवेशंस बताता हूँ मैं। डेरिवेशंस में सबसे पहले हम लोगों को सीखना है जो फार्मूला बताया था ना मैंने, एक बार और बताता हूँ उसको, लास्ट में थर्ड वीडियो के लास्ट में एक फार्मूला बताया मैंने, वो फार्मूला एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे देखो एक कंसीडर करते केस, कोई सिंपल सा केस कंसीडर करते को, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर, ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, हाइट h तक गया ऑब्जेक्ट, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। अब हमको स्टडी कैसे कर रहे हैं पता है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर वाले तो केस थ्रो किया तो तभी ऊपर गया। तो अब हम जब इसको ऑब्जर्व करना, डेरिवेशन जो फाइंड कर रहे हैं हम लोग ऊपर से नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट का फाइंड कर रहे हैं,
तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ, तो ऊपर जब ऑब्जेक्ट रुक गया जिस समय, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो अब वो नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तुमको पता है। तो इस टाइम पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो तुम एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, -g। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो क्लियर कर लेता हूँ, u क्या लेना है, यहाँ पे 0 लेना है, और एक्सेलरेशन क्या लेना है, -g। -g क्यों लेना है भाई, -g इसलिए लेना है कि वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नहीं गलत बोल दिया मैंने, पॉजिटिव होता है, इसके पहले ही पढ़ाया था, सॉरी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो ध्यान रखना तुमको। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है जब ऊपर से नीचे आ रहा है, और क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और फोर्स भी उसी फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही सरफेस ऑफ अर्थ पे ये पहुँचा, उसकी वेलोसिटी हो गई v, और इसके लिए टाइम कितना लगा, t, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, h के बराबर, जितनी हाइट थी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मैं कंसिडर करूँगा हाइट, और टाइम क्या लेने वाला हूँ यहाँ पे, t, और फाइनल वेलोसिटी क्या लूँगा, v, इसको बोलता है फाइनल vf बोल देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल u क्या था, इनिशियल, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी था। अच्छे से देखना अभी। अब न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन याद हो अगर मोशन का, काइनेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नहीं याद है तो देख लो। फर्स्ट इक्वेशन आज के बाद याद रखो, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन कौन सा होता है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, सो अभी v क्या है, वेलोसिटी हमारी, v को v रहने दो, u को मैं 0 लेता हूँ क्योंकि ऊपर हमारा क्या लिया है, ऊपर देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 कंसिडर कर लिया। ओके, अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, +g, तो g लिख दो, और t यहाँ पर। तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू g इंटू टी। अब इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला, g पूछ सकता है, t पूछ सकता है, v पूछ सकता है तुमको। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा वाले केस में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अभी। दूसरे केस में मैं सेकेंड इक्वेशन लूँगा। सेकेंड इक्वेशन तुमको पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, राइट। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो तुमको याद रखना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिए हो तुम, हमने क्या कंसिडर किया है वहाँ पे, h हाइट के बराबर, x यहाँ पे ये u की वैल्यू तो 0 थी ना, और t टाइम प्लस हाफ इंटू यहाँ पे g कितना था, प्लस था, तुम्हारे कंडीशन जो कंसिडर किया हो। ओके, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू, ये 0, ये तो 0 है ना, 0 t में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए ये तो 0 हो गया। तो बचा क्या अपना, ये पार्ट बचता है, इसको नीचे लिख दो, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो एक फार्मूला हाइट का ये भी मिल गया। ओके, अब थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने पे देखो, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन होता है क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ओके, सो देयरफॉर वी स्क्वायर तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको ऐसे ही लिखो। ओके, वी, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, g है, और h क्या है, h है। तो हमारा फाइनली इक्वेशन आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, 2gh आ गया। तो मैं इसको फाइनली क्या लिखूँगा, स्क्वायर हटाऊँगा तो दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ओके, तो अब देखो v का फार्मूला आ गया। ये तीन जो फार्मूले मैंने हाईलाइट किए हैं, फार्मूले तीनों, ये तुमको अच्छे से याद रहना चाहिए, तीनों फार्मूला। ठीक है, तीनों फार्मूला अच्छे से याद रहेगा तो तुम फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर गिर रहा है, सिर्फ जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू चेंज कर देना, जी माइनस ले लेना जब ऊपर जा रहा होगा, जी प्लस लेना जब वो नीचे आ रहा होगा, और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। देखो, अब हम लोग करने जा रहे हैं, ये एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट है, उसमें मैं ये बताऊंगा कि न्यूटन के जो लॉ आया, ये वाला लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत ही फेमस लॉ है, राइट, बहुत ही फेमस लॉ है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन में, इसमें बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है ऑटोमेटिक कि फोर्स जो न्यूटन ने लिया, मतलब उसको कैसे पता चला होगा कि इट इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब उसको कैसे पता चला कि फोर्स जो है इनवर्स रिलेशन में आता है।
राइट। जैसा कि तुमको पता है ये पूरा लॉ किस सेटअप पे बना है, कैपलर्स के सेटअप पर बना है। तो हम लोग वही करने वाले हैं, कैपलर के हेल्प से ये मैं प्रूव करूंगा कि ये force is directly inversely proportional to square of the distance between the objects. So to prove that force is directly proportional नहीं, inversely proportional to in square of the distance, right? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी, सबसे पहले बात करूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तुम जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है, नहीं भी जानते हो तो याद कर लो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसके टर्म्स से मैं बताता हूँ एक एक करके। इसके टर्म्स है, जैसे कि तुम देखो ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सर्कुलर पाथ है। सपोज ये मैं कौन सा पाथ कंसीडर कर रहा हूं पता है, सन के अराउंड। सन यहाँ पे सिचुएटेड है इस सेंटर पर, और अर्थ जो है वो यहाँ पर है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, बट मैं ये अर्थ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अर्थ एंड सन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। ये अब देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आर कंसिडर कर रहे हैं, और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से भी ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, उसको हम लोग वी कंसिडर कर रहे हैं। और जो अर्थ का मास है, मास यहाँ पे हम लोग एम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अर्थ एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, यहाँ पर अर्थ को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं इसीलिए उसका मास स्मॉल एम लिया, और अदरवाइज सभी जगह पे क्या लेना है, कैपिटल एम इस चैप्टर के लिए। तो ये सन है और ये अर्थ है, राइट। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या सीखना है तुम लोगों को कि फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब नेक्स्ट जो हमारा हमको करना है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, तो इसको इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि डिस्टेंस, एक रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन अपॉन, तो वन रिवोल्यूशन के जो के लिए जो भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज टी, एंड वन रिवोल्यूशन मतलब वन, ये क्या लेना हम लोग को, सर्कमफेरेंस लेना है। इसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर आ गया, चलो अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छे से याद रखो। तो वेलोसिटी, फाइनली हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 2 पाई आर अपॉन टी। इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो कि हमारे इक्वेशन 1 में ये जो v है, उस v का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, राइट। तो मैं रख सकता हूँ, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू मास अपॉन r, तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन v का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है इसका टोटल स्क्वायर आना चाहिए नीचे। तो 2 पाई r, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है इसीलिए। ओके, तो मैं लिखता हूँ इसको, m 2 का 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन, ये आर पहले से था और ये वाले टी को स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास जो बचेगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, देखो। तो क्या बच गया मेरे पास, चलो चलो बताओ बताओ क्या बच गया। हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू आ रहा है अभी एम अपॉन आर, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यही आया था ना। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत इजी है अभी इसको समझना। चलो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू, फाइनली ये देखो ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा लिखता हूँ। अब यहाँ से और एक मोड आता है, एक टर्निंग आती है, इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करता हूँ इसको मैं। बट हमको क्या पता है, बट वी नो दैट, वी नो दैट the t square is directly proportional to r cube,
T square is directly proportional to R cube, where T is the time period of planet. T is the time period of planet. ये कैपलर्स थर्ड लॉ है, याद आया? टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट एंड R is the distance of planet from the sun. Distance between planet and sun. Planet and sun. ओके, सो ये हमको पहले से पता है, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल बता दिया। अब देखो तुमको पता होना चाहिए, नहीं है तो कुछ चीजें नई पहली बार सीख रहे हो तो उसको दिमाग में रखो। टी स्क्वायर, अभी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलता हूँ मैं इसको, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है इसके साथ, और जो बचा हुआ ये पार्ट है उसको लिख दो जैसे का तैसा। तो इक्वेशन नंबर 4 लेता हूं मैं इसको। देखो इक्वेशन नंबर 3 में टी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है भाई, टी स्क्वायर है ना अपने पास, टी स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये टी स्क्वायर 4 में भी है तो 4 वाली की वैल्यू 3 में रख देता हूँ। तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 3, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी इक्वेशन 3 कैसे मॉडिफाई होगा, तो f इज इक्वल टू मिल जाने वाला है हम लोगों को 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन टी स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या आएगा, k इंटू आर स्क्वायर। क्यों आएगा, देखो टी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, सो इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ कि 4 पाई स्क्वायर, ये सब फिक्स है, फिक्स मतलब कांस्टेंट है। ये देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो एक आ जाएगा, तो ऊपर का r निकल गया, नीचे ही r बचा है, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ आर स्क्वायर, और ये दोनों सबको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ। इसका रीजन बताता हूँ मैं अभी, क्योंकि ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू आ गया एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं, हाँ कांस्टेंट शॉर्ट में लिखता हूँ, कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर है। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट और इक्वल को हटाऊंगा, देखो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को और इक्वल को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, लेकिन अपॉन में है आर स्क्वायर। तो ये प्रूफ कर दिया मैंने फाइनली, जो हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ से न्यूटन को पता चला था, यहाँ से न्यूटन को पता चला था कि ग्रेविटेशनल, तो इसको लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसी भी फोर्स में या किसी भी क्वांटिटी में ऐसा होता है कि अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। तो न्यूटन को ऐसे ही यहाँ से ही पता चला था, इस फॉर्मूले, इसी डायरेक्शन में जाकर, कि फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional to the square of the distance। इनवर्सली पहले फर्स्ट वीडियो में हो चुका है ये स्टेटमेंट, तो डोंट टेक इट सीरियसली, बट ये कहां से आया, ये नहीं हुआ था, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ गए? तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप तुमको प्रैक्टिस करना होगा, नोटबुक लेके बैठो, इसको लिखते रहो, सिर्फ देखने से। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का, आई थिंक लास्ट पार्ट है, न्यूमेरिकल को छोड़ के लास्ट पार्ट थियरी का पार्ट है, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मतलब ये चैप्टर का थियरी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है 99% अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जब बात आती है तो तुमको एक फॉर्मूला याद आता होगा। देखो जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो तुमको तो कुछ नहीं याद है, कोई भी एनर्जी बोल दो सब एक ही बराबर है, जीरो के बराबर ना। लेकिन जो पढ़े हुए हैं, जो थोड़े सीरियस वाले पढ़ाई करते हैं, वो लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम अभी तक सुनते आए हो, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। चलो बताओ इसमें एम का, एम क्या होता है यहाँ पर, एम होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट,
जी क्या होता है तुम जानते हो बहुत अच्छे से, इस चैप्टर में तो जानोगे ही, एक्सीलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एच क्या होता है, एच होता है हाइट, एच होता है हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होता है कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। सपोज ये रोड है और इस रोड पे कोई एक चलो एक गाड़ी है चल रही है, वो उसके अंदर उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, कितनी है उसके पास, v है। तो और इसका मास कितना है, m है। तो हम लोग बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी अगर बेसिक नहीं भी पता है तो याद रखो आज के बाद, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट एंड नेचर ऑफ द बॉडी। मतलब समझो, अब ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पे से ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पर है सपोज, अर्थ सरफेस से। तो ये हाइट पर है तो h हाइट है, इसके पास मास m है, और इस पे ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही होगी, g। तो ये इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। क्लियर है? तो इसमें होता क्या है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, एक ऑब्जेक्ट ले लिए तो मास कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड हो गई, एच पर। अभी आर्ग्यूमेंट सुनो, ये डिफिकल्ट मोस्ट पार्ट मैं इसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मेरे पहले भी बच्चों को पढ़ाया मैंने, उसमें बच्चों को यही डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है? तो अब समझो बात को कि इसमें तुमको पीई इज इक्वल टू एम जी एच, ये कब ले सकते हैं हम लोग, जब हाइट ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो, हाइट में चेंजेस कम हो, हाइट में चेंजेस कम हो। ये फॉर्मूला है, मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला is applicable only when height is negligible. Height is negligible with respect to radius of the earth, with respect to radius of the earth, radius of the earth। मतलब मैं इसका मतलब समझाता तुमको, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन h इज वेरी मच लेस देन r, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। तो इससे बहुत ही छोटी हाइट होगी, मतलब 500 1000 ये सब हाइट तक ये चीज अप्लाई नहीं होती। मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब ये कंडीशन होता है, मतलब जब हाइट में सिर्फ चेंजेस हो, ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आए। इसका सीधा सा मतलब बताता हूँ, बिकॉज हाइट में चेंजेस कम होते हैं ना, तो ग्रेविटी में इफेक्ट कम आता है, जिसकी वजह से हम लोग चेंज इन ग्रेविटी को अवॉइड करते हैं। चेंज इन ग्रेविटी को क्या करते हैं, मतलब ये जी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, ऐसा तुम क्या लेते हो सॉल्व करते हो तो 9.8 लेते हो ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हाइट बहुत हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ से हजारों किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, उस टाइम पे ग्रेविटी एट हाइट विल बी लेस देन द जी, मतलब 9.8, एंड इट विल बी डिक्रीजिंग, इट वुड बी डिक्रीजिंग ग्रेजुअली विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ग्रेविटी चेंज होती है। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन में, फॉर लार्जर हाइट, फॉर लार्जर हाइट, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल into mass of object, mass of object, समझे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब इसको मैं फॉर्मूले फॉर्म में लिखता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक तुमको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। जी एम अपॉन, अगर हाइट पे है तो आर प्लस एच आएगा, राइट, आर प्लस एच इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटू मास ऑफ, ये देखो ये जो कैपिटल एम है ये मास ऑफ अर्थ है, ये जो स्मॉल एम है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अच्छे से याद रखना। अब इसको, अब माइनस क्यों लगाते हैं हमेशा याद रखो, क्योंकि एक इनफाइनाइट हाइट पे क्या होता है, इनफाइनाइट हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फॉर हाइट h इज इक्वल टू इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। मतलब हाइट लेस देन इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। क्लियर है, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो उससे कम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, ये सेंस है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ में, तो एक बार टेक्स्ट बुक भी रीड करना मेरा ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद। तो माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर रेडियस ऑफ अर्थ इनटू हाइट फ्रॉम द सरफेस। हाइट फ्रॉम द सरफेस, रेडियस कहाँ रहता है भाई, रेडियस सेंटर से लेते हैं ना, ये रेडियस है ये हाइट है। ओके, so potential energy is equal to minus g mm upon r plus h। तो याद रखो, जब भी लार्जर हाइट होती है, मतलब बहुत ही 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, उससे भी कहीं ज्यादा होगी हाइट सरफेस से, तो उस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच लेते हैं। और जब हाइट कम होती है उस टाइम पे हम लोग क्या लेते हैं, एम जी एच लेते हैं। ये क्लियर रखो अच्छे से, ठीक है। देख लो एक बार, पूरा देख लो। अब इसके बाद चलो लास्ट कंसेप्ट, अब इसके बाद मैं करने जा रहा हूं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी, अब स्केप वेलोसिटी का मतलब, स्केप का मतलब होता है, मैं अगर हिंदी में लिखूं तो लांघना होता है। स्केप मतलब किसी चीज को क्रॉस करके आगे चले जाना। तो बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। तुम सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े हो रहते हो, सपोज अपने घर के यहाँ खड़े हो या ग्राउंड में खड़े हो जब खेलने गए हो, उस जगह से तुमने क्या किया, ये सरफेस से तुम ये हो, हाँ, तुमने थ्रो किया बॉल को ऊपर, बॉल को ऊपर थ्रो किया तो बॉल नीचे आता है, राइट, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करती है, राइट। कितनी वेलोसिटी देते हैं हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट पर जाएगा, क्योंकि तुमको पहले एक फ्री फॉल में फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट में, लास्ट वाला फॉर्मूला अगर याद करो तो v इज इक्वल टू रूट टू जी एच। तो अगर इससे मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, ये पीछे जाके देख सकते हो ये फॉर्मूला कहाँ से आया। और h इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन टू जी। मतलब हाइट किस पे डिपेंड करती है, हम लोग वेलोसिटी कितनी देते हैं उसके ऊपर, हाइट किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज डिपेंडिंग ऑन इट प्रोपोर्शनल टू वी, मैं बोल सकता हूँ, राइट, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर मैं, इफ velocity is such that, velocity is such that the object thrown, नहीं, इसका प्रॉपर स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, प्रॉपर स्टेटमेंट बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा मैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object thrown in upward direction, upward direction with velocity with a particular velocity, with initial velocity such that object doesn't comes back, doesn't comes back to the earth, comes back to the earth, मतलब वो वापस आएगा ही नहीं,
हमने इतना फेंक दिया इतना जोर से टू द अर्थ कि एंड ग्रेविटी बिकम्स जीरो, मतलब वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया। किससे? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से। मीन्स इसको मैं बोल सकता हूं आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्लियर रखो, ऐसी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वापस नहीं आया, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला जाता है, तो मिनिमम वेलोसिटी जो देते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भेजने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं या साइंटिस्ट ऊपर थ्रो करते हैं, इतना फ्यूल देते हैं उसको, इतना साइंस उसमें लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो वापस नीचे नहीं आ सकता, क्यों? ग्रेविटी वहां पे एक्ट नहीं कर रही है इसीलिए। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी इज नोन एज स्केप वेलोसिटी। टेक्स्ट बुक में तुमको ये डेफिनेशन में मिल जाएंगे, नोन एज स्केप वेलोसिटी। ओके, तो चलो अभी इसका डेरिवेशन करना हम लोगों को। स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेशन मतलब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो करने वाले मैथमेटिकल, जिसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला, एक फ्रेम होता है, उसको हम लोग डेरिवेशन बोलते हैं। तो स्केप वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ स्केप वेलोसिटी। डेरिवेशन ऑफ स्केप वेलोसिटी। चलो रेडी हो जाओ लास्ट पार्ट के लिए, बहुत ही सिंपल है इसको समझना, डेरिवेशन ऑफ स्केप वेलोसिटी के लिए। चलो देखते हैं हम लोग। सपोज सरफेस ऑफ अर्थ से ये अर्थ ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर ये अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h पर है ऑब्जेक्ट, हाइट h, तो इसमें क्या है? हाइट h है तो यहाँ पे r भी तो है, ये भी तो है, ये रेडियस, तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस एच, आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाइट पर होता है मतलब उसमें रेडियस और हाइट दोनों होती है। चल ये तो हो गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी एम वी स्क्वायर। अब v को मैं लिखूंगा यहाँ पे v स्केप, कितना हम लोग दे रहे हैं उसके ऊपर होता है ना, तो v स्केप हो गया, v मतलब स्केप वेलोसिटी के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी तुम जानते हो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये माइनस, ये कैसे आता है मैंने पहले ही बता दिया है, एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये अब इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तुम जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये किसके लिए लिख रहा हूँ? फॉर एनी हाइट। किसके लिए मैं लिख रहा हूँ? फॉर एनी हाइट h, एनी हाइट h, समझे? फॉर एनी हाइट h के लिए ये डेरिवेशन है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्केप, ओके, प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसे, ओके। ये तो लिख लिया मैंने। अब इसको दोनों को एक साथ अगर सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? हाफ एम वी स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, राइट। तो ये हो गया हमारा एनी हाइट के लिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे h, ओके। अब दूसरा मैं इसमें फॉर हाइट इज इक्वल टू इंफिनिटी, फॉर हाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इतना ऊपर फेंक दिया हम लोगों ने कि जो ग्रेविटी है अर्थ की, ग्रेविटी के बहुत बाहर, सपोज यहाँ पे आ गया, ग्रेविटी के बाहर चला आया है, ये ग्रेविटी सपोज यहाँ तक ही थी, तो मतलब इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो हो गई है। और ये क्यों जीरो हुई है तुम जानते हो, तो याद रखो, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ही बाहर चला गया, तो हमको अब क्या वर्क करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो ये टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो।
टोटल एनर्जी कितना, 0। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को देख सकते हो तुम लोग, अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को अच्छे से। देखो इक्वेशन 1 को मैं लिखता हूँ नीचे, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज एट एनी हाइट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये है अपना इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, क्यों, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, कि एनर्जी कहीं भी हो या किसी भी हाइट पे हो, वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, मतलब कंजर्व होती है, सेम होती है। तुम लॉ पढ़े हो 9th स्टैंडर्ड में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कभी गायब नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो ये एनर्जी जो हाइट पे यहाँ पर थी, ये वाली एनर्जी, वो गई कहाँ जब वो जीरो हो गया, तो जीरो वो गई कहाँ, मतलब तुम समझो कि वो इक्वल होता है हमेशा। तो अब इस कंडीशन में मैं लिखता हूँ कि टोटल एनर्जी एट हाइट h is equal to total energy at height is equal to infinity, राइट। तो अब इस केस में मैं लिखता हूं, देखो हाफ एम वी ई स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू, ये हाइट पे कि देखो ये इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से लेंगे हम लोग, जीरो आया तो जीरो आया है तो जीरो ले लो इसको। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1। पहले तो ये वाले टर्म को, ये पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को, इसको दूसरे साइड लेके जाता हूँ, राइट। तो हाफ एम वी स्केप्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, सो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो पहले। इधर स्मॉल एम है, यहाँ पर भी स्मॉल एम है, और इधर का ये जो 1/2 है, दूसरे साइड लेके जाओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, v स्क्वायर बचेगा, ये 2gm, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन r प्लस h। ओके, तो फाइनली इक्वेशन क्या आता है, ये स्क्वायर जो है हटाना पड़ेगा, तो वी ई इज इक्वल टू दूसरे साइड में रूट आ जाएगा बड़ा सा, राइट, होल रूट आएगा r प्लस एच। ओके, तो ये हो गया अपना स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी, दिस इज फॉर्मूला फॉर स्केप वेलोसिटी। तो चलो स्केप वेलोसिटी, अब मतलब किसी, अब इससे क्या होता है, हम लोग किसी भी सैटेलाइट, देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये तो पता चल गया कि स्केप वेलोसिटी इज मेनली डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ डिस्टेंस, मतलब r प्लस एच, क्योंकि g और m तो कांस्टेंट ही रहने वाले। ये देखो मास ऑफ अर्थ और g में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो तो फिक्स रहने वाला है। तो मतलब हाइट, कितनी हाइट पर फेंकना है हम लोगों को, उस पर डिपेंड करता है कि इसके वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। तो कहने का मतलब, सपोज ये अर्थ है, अर्थ से हम लोग किसी भी प्लैनेट पर हम लोग फेंकते हैं कभी ऑब्जेक्ट्स को, अर्थ से जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सपोज ये अर्थ है, हमारा अर्थ है, और यहाँ से हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है ऊपर की तरफ। तो उस सैटेलाइट को कितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना फोर्स देंगे इस सैटेलाइट को, कि कितना फोर्स नहीं, कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा, राइट। तो यही वैल्यू ये होती है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो सैटेलाइट, ये अर्थ है, इसमें कुछ और मत समझ लेना इसको, ये सैटेलाइट है। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, ये जो थियरी था इस चैप्टर का, थियरी ऑलमोस्ट कवर कर लिया। कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर को भी अच्छे से देखो, और इसके बाद जो लेक्चर आएगा, और उसके बाद क्या होगा, तुम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे फर्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, चलो, थैंक यू।